खबर तफसील से शहरियत कानून और एनआरसी एनपीआर के खिलाफ आज से गांधी शांति यात्रा का आगाज हो चुका है। साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा की क़यादत में ये यात्रा निकाली जा रही है। एनसीपी सरबराह शरद पवार इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ये यात्रा 30 जनवरी तक चलेगी। गांधी जी की यौम शहादत पर दिल्ली के राजघाट पर यह यात्रा इख्तिताम पजीर होगी। आपको बता दें कि ये यात्रा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से गुजरते हुए तकरीबन 3000 किलोमीटर से ज्यादा की मसाफत तय करेगी। तो ये यात्रा जो कि शुरू हो चुकी है, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। एनसीपी सरबराह शरद पवार भी मौजूद हैं। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर ये यात्रा आज इंडिया प्लकार्ड्स को अलाउ किया है, यानी उनकी इंटीग्रिटी पर अब डाउट है। वो सरकार झूठ बताती रहती है, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती रहती है जी। भारतीय झूठ पार्टी बन गई है। हाँ। इसलिए उस दल को हमने आपका आखिरी मैसेज क्या रहेगा सर? हमारा मैसेज यही है, हम लगातार इसका विरोध करेंगे जी, लोगों को जागरूक करेंगे जी। शरद पवार जी इस वक्त मौजूद है। क़यादत में हो रही है और इस यात्रा को हरी झंडी शरद पवार दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे एक बार फिर से वसीम अंसारी जुड़ रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया से, जहां पर इस यात्रा की आगाज हो रही है। वसीम, जब हमने बात की थी उस वक्त लोगों की कमी थी, अब लोगों की तादाद रफ्ता रफ्ता बढ़ती हुई जा रही है। क्या इस यात्रा को हरी झंडी शरद पवार ने दिखा दी? अब यात्रा आगे की तरफ बढ़ रही है या फिर गेटवे ऑफ इंडिया पर अभी भी मौजूद है ये यात्रा? देखिए, कुछ ही देर पहले इस यात्रा की शुरुआत होगी। मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे किस तरह से लोगों की भीड़ साफ तौर पे दिखाई दे रही है। इस पूरी रैली के लिए शरद पवार पहुंचे हैं, साथ ही प्रकाश अंबेडकर पहुंचे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे साफ तौर पे जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है। हम कई लोगों से जानने की कोशिश भी करेंगे कि यह यात्रा को लेकर किस तरह से उनकी भूमिका है। ये देखिए, आप तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर एहसास कर सकते हैं कि किस तरह से जो भीड़ है यहाँ पे साफ तौर पर दिखाई दे रही है। शरद पवार का इस पूरी जो रैली है उसको समर्थन देना उनका कुछ देर पहले भी ये कहना था कि जैसे जैसे ये रैली आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लोगों का समर्थन जुटता जाएगा, यानी कि अलग अलग पीढ़ियों के लोग, अलग अलग पार्टियों के लोग, अलग एनजीओ के लोग, अलग अलग समाज से जुड़े जो कार्यकर्ता है वो सभी इस रैली को अपना समर्थन देंगे। और जिस तरह से अलग अलग दल के लोग एक साथ यहाँ पे आके एक नारा दे रहे हैं कि हम सब एक हैं, इस तरह के नारे के जरिए इस पूरी रैली की शुरुआत हुई है और सभी के हाथों में तख्ती साफ तौर पे दिखाई दे रही है। गांधी शांति यात्रा, ये जो यात्रा है काफी अहम मानी जा रही है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से पूरे देश भर में माहौल बना हुआ है और जिस तरह से लोगों के बीच और लोगों का विरोध है उसे भी यहाँ पे साफ तौर पे इसका भी एहसास किया जा सकता है। और जिस तरह से एकजुटता दिखाने की कोशिश यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है बीजेपी के खिलाफ, और जिस तरह से पूरा कानून लागू हुआ है, इस कानून से क्या तकलीफें हो सकती हैं ये बताने की कोशिश की जा रही है। इनकी साफ तौर पे यही मांग है कि एनआरसी सीएए जो है इसे हटाया जाए और इसे लागू नहीं किया जाए। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से एक अलग भूमिका साफ तौर पे दिखाई दे रही है। और एक मैं आपको बता, यशवंत सिन्हा जी कुछ बोल रहे हैं, हम कोशिश करते हैं वहां तक पहुंचने की जी। अरे यशवंत सिन्हा जी की एक जस्ट शुरुआत हुई है रैली की, काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जिस तरह से पूरी भीड़ यहाँ पे साफ तौर पे मिल गई अनजानी काफी जिस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से एक भीड़ यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। हम कोशिश कर रहे हैं यशवंत सिन्हा जी से बात करने की, लेकिन जिससे पहले हमने जब बात की थी उनसे, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि ये जो रैली है लोगों एकजुट करना है, एकता बनाना है ताकि किसी भी तरह का कोई विभाजन यहाँ पे ना देखने मिले। और तस्वीरें जेएनयू में ये सब हो रहा है, क्या कहना है? बहुत बुरा हो रहा है। सरकार की
जागृत किया है। और हम जो इस यात्रा पर निकल रहे हैं वो युवाओं के ही उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और देश की जनता को और जागृत करने के लिए इस यात्रा पर निकल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यात्रा की समाप्ति जो 30 जनवरी को राजघाट में होगी उसके पहले सरकार बाध्य होगी इस बात के लिए कि वो सीए का कानून निरस्त करे, रिपील करे और घोषणा करे कि हम एनआरसी देश भर में लागू नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि यशवंत सिन्हा ने अपनी जो बातें हैं साफ तौर पे यहाँ पे रख दी है और उनका साफ तौर पे क्या कहना था इस पूरे रैली को लेकर। और ये रैली इसी तरह से यहाँ से निकलते हुए मुंबई से पूना, पूना से नासिक, नासिक से होते हुए गुजरात की तरफ जाएगी और इसी तरह जो पूरा शेड्यूल तय किया गया है 30 जनवरी को ये राजघाट पे जाके खत्म होगी। जी, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया से इस रैली की शुरुआत हो रही है और लगातार लोगों की तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जिन जिन रास्तों से होते हुए ये रैली वसीम आगे बढ़ेगी तो क्या वहां पर लोगों का साथ मिलता जाएगा? आपको आवाज अगर मिल पा रही होगी तो बताइए। वक्त मार जाओ बाहर में। लगता है वसीम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही क्योंकि वहां पर काफी शोरगुल हो रहा है। कुछ देर पहले आप देख रहे थे साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा को और उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जेएनयू के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से जेएनयू के तलबा ने एक तहरीक शुरू की है उसी तहरीक को आगे बढ़ाते हुए हम ये आज यात्रा शुरू कर रहे हैं और साथ ही साथ ये यात्रा लगातार आवाम को बेदार करेगी। बेदार करने का हम काम कर रहे हैं ताकि सरकार बैकफुट पर आए और इस कानून के हवाले से कुछ इकदाम करती हुई नजर आए। फिलहाल आगे बढ़ लेते, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते। दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के लीडर हैं उन्होंने ट्वीट किया है जेएनयू मामले पर संघ पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस लीडर ने ऑनलाइन नकाब पहनकर आते हैं, गोली देकर चले जाते हैं, ऑफलाइन नकाब पहनकर आते हैं, लाठी मारकर चले जाते हैं। अपने अंदाज में दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह जो कि भोपाल से इन्होंने रुकने पार्लियामेंट के लिए इंतखाबी मैदान में उतरे थे लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को वहां से जीत हासिल हुई और अब दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है संघ की यानी आरएसएस की कार्यशैली पर निशाना साधा है। जेएनयू मामले पर संघ पर दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट है। इन्होंने कहा अपने ट्वीट में कि ऑनलाइन नकाब पहनकर आते हैं, गोली देकर चले जाते हैं और जब ऑफलाइन नकाब पहनकर आते हैं। और इस वक्त आपको करेक्ट कर दें कि ट्वीट के जरिए क्या कुछ एग्जैक्टली उनकी तरफ से कहा गया है। ऑनलाइन नकाब पहनकर आते हैं और गाली देकर चले जाते हैं। ऑफलाइन नकाब पोश जब नकाब पहनकर आते हैं तो लाठी मारकर चले जाते हैं। इस तरह का ट्वीट दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस लीडर की तरफ से किया गया है और वो ट्वीट जो उन्होंने किया है उसे भी हम टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के कद्दावर लीडर हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है जेएनयू मामले पर। साथ ही साथ उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर आरएसएस पर निशाना साधा है। और दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इस वक्त जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। बुलंदशहर में मुस्लिम बिरादरी ने एहतजाजी जुलूस निकाला। लोगों ने हाथों में कासिम सुलेमानी के पोस्टर लेकर ये जुलूस निकाला है। आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। सैकड़ों लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया, अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। इससे पहले अगर दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में अमेरिकी सफारतखाने के बाहर मकामी अवाम की तरफ से मुजाहरा किया गया था। अमेरिका के खिलाफ ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया गया था और आज फिर उत्तर प्रदेश में एहतजाज किया जा रहा है। बुलंदशहर में एहतजाज किया गया है मुस्लिम बिरादरी की जानिब से ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के खिलाफ। मुस्लिम बिरादरी ने एक एहतजाजी जुलूस निकाला। लोगों ने हाथों में कासिम सुलेमानी के पोस्टर लेकर जुलूस निकाला और सैकड़ों लोगों ने इस एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लिया। आपसे कुछ देर में ही आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे कि तस्वीरें क्या बयान कर रही हैं। अमेरिका के खिलाफ नारे भी लगाए गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जिस तरह से मशरिक़ वस्ता में हालात कशीदा दिखाई दे रहे हैं, इस बीच मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर हमने देखा कि
अमेरिका के खिलाफ लगातार एहतजाज भी किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बुलंदशहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर मुस्लिम बिरादरी की तरफ से एहतजाजी जुलूस निकाला गया और अमेरिका पर निशाना साधा गया। अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई। लोगों ने हाथों में कासिम सुलेमानी के पोस्टर लेकर एहतजाजी जुलूस निकाला। सैकड़ों लोगों ने इस एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। गैर मुल्की सिफारतकारों का वफ्द आज जम्मू कश्मीर जाएगा। ये वफ्द 16 ममालिक के सफीरों पर मुश्तमिल है जो 2 रोज़ा दौरे पर आज जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होगा। जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद गैर मुल्की सिफारतकारों के वफ्द का ये पहला दौरा है। ये वफ्द जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू के साथ साथ अवामी और समाजी नुमाइंदों से मुलाकात करेगा। गैर मुल्की सिफारतकारों के जम्मू कश्मीर के दौरे पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि रियासत की तरक्की की राह पर मरकजी हुकूमत गामजन है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे परवेज जुड़ रहे हैं श्रीनगर से इस हवाले से मजीद तफसीलात के साथ। परवेज, अब इस वक्त क्या कुछ बताया जा रहा है कि ये वफ्द कितने बजे तक श्रीनगर पहुंच सकता है और क्या अब ये बात साफ हो पाई कि किन किन लोगों से ये वफ्द मुलाकात करने वाला है? जी बिल्कुल सना, आपसे कुछ ही देर में ये वफ्द जो है श्रीनगर एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगा, क्योंकि 11 बजे की इनकी फ़्लाइट थी, वो अभी लैंड होने में उसको थोड़ा टाइम है। तो एयरपोर्ट से सीधे इनका प्रोग्राम जो है वो सीधे यहाँ पे आर्मी हेडक्वार्टर्स ये जाएंगे, जहाँ पे ये आर्मी जो GOC 15 कोर है उनसे मुलाकात होंगे वहाँ पे, और उनसे जो सिक्योरिटी के हवाले से वो एक रिव्यू लेंगे। हो सकता है कि उनका लंच भी फिर वहीं आर्मी हेडक्वार्टर्स में ही होगा। जहाँ तक उसके बाद का सवाल है, उसके बाद बताया जा रहा है कि एक निजी होटल है यहाँ पे, वहाँ पे ये कुछ जो डेलीगेशंस हैं, जो सिलेक्टेड NGOs हैं या सिलेक्टेड सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनसे ये मुलाकात कर सकते हैं और उनसे जो कश्मीर के हालात के बारे में है उनसे अपनी राय वो ले सकते हैं। तो कुल मिला के देखें तो अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। शहर श्रीनगर के जितने भी रूट्स हैं जहाँ से इनको गुजरना है, अच्छी खासी सिक्योरिटी के बंदोबस्त वहाँ पे कर दिए गए हैं। तो अभी तक बताया यही जा रहा है कि यहाँ एक दिन का विजिट इनका रहेगा। आज यहाँ पे जो है पब्लिक डेलीगेशंस अवामी वफूद से मिलके ये सीधे जम्मू फ्लाई करेंगे। जम्मू जहाँ पे वो ठहरेंगे, आज रात को वहाँ ठहरेंगे और वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू से वो मुलाकात होंगे और बाकी जो इंतज़ामिया के लोग हैं वहाँ पे उनसे मुलाकात होंगे और उनसे जो है वो फाइनल रिपोर्ट वो लेंगे वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से भी और कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से भी। अगर हम डेलीगेशंस के हवाले से बात करें तो इससे पहले भी एक डेलीगेशन यहाँ पे EU का डेलीगेशन आया था, ताहम हालात पे हमने उसका कुछ खास असर देखा नहीं है। हालात हमने देखा कि उस डेलीगेशन के आने के बाद थोड़ा बिगड़ ही गए थे। यहाँ पे कश्मीर में हमने देखा कि कई जगहों पे पथराव के वाक़ात हुए और हड़ताल भी सख्ती से फिर उसके बाद चंद दिनों तक रही। तो हम देखा गया है ये कि लोग उम्मीद करते हैं कि चाहे ये जो डेलीगेशन आता है, अगर कम से कम ये डेलीगेशन इंटरनेट की ही रिकमेंडेशन करता है कि इंटरनेट यहाँ पे लोगों को बहाल कर दिया जाए, तो वो भी एक बड़ा इकदाम हो सकता है। जी सना, यानी लोगों को तवक्को है कि इस डेलीगेशन से कुछ न कुछ उनके हित में इकदाम किए जाएंगे, उनको लेकर हो सकता है फैसले लिए जाएं। इनकी गुजारिश पर ऐसे लोगों की ऐसी उम्मीदें हैं। लेकिन उस वक्त जब हमने देखा था परवेज़ कि यूरोपियन यूनियन के अरकान पार्लियामेंट जब जम्मू कश्मीर का दौरा करने पहुंचे थे तो सरकार पर काफ़ी निशाने साधे गए थे अपोजिशन पार्टियों की तरफ से। इस बार जब ये डेलीगेशन पहुंच रहा है तो क्या इसी तरह की रिएक्शंस देखने की, प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? जी, अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिएक्शन के हवाले से बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का सबसे पहला यहाँ पे रिएक्शन यही होता है कि जब तक कि सियासी कायदीन जो हैं उनको छोड़ा नहीं जाए, यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस का आगे बढ़ना नामुमकिन है। तो इस डेलीगेशन के हवाले से भी उनका यही कहना है कि जैसे पिछली बार डेलीगेशन आया था तो ज़मीनी सतह पर उसका कोई असर दिखा नहीं फिर बाद में। तो इस डेलीगेशन से भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको कुछ ज़्यादा उम्मीदें यहाँ वाबस्ता नहीं है। हाँ, बस इतना है कि अगर इनकी रिकमेंडेशन होती है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेट जो है
है इंटरनेट ब्लॉकेट जो लगातार यहाँ पे चल रहा है पिछले 5-5.5 महीने से, तो अगर उसको हटाया जाता है तो ये एक बड़ा इकदाम माना जाएगा। दूसरा, जो पिछला डेलीगेशन आया था उस टाइम हालात यहाँ पे काफ़ी कशीदा थे और आज के हालात में काफ़ी फ़र्क है। आज उम्मीद ये की जा रही है कि जो डेलीगेशंस इनसे मिलने जाएंगे, चाहे माना कि वो सिलेक्टेड डेलीगेशंस ही होंगे, ताहम उम्मीद ये की जाती है कि वो उनको जो मसाइल है यहाँ पे कश्मीर के उनसे आगाह कराएंगे और उनको यहाँ की एग्जैक्ट जो पिक्चर है उससे वो उनको मुतारिफ कराएंगे। तो उम्मीद यही की जा रही है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ इससे दूर ही रहती हैं। पिछली बार भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मिला था ये डेलीगेशन। हो सकता है इस बारी कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं अपनी सतह पे, न कि पार्टी की सतह पे, अपनी सतह पे इस डेलीगेशन से मिले। वो अब से कुछ ही देर में साफ होगा। जी सना जी। परवेज, एक सवाल और करना चाहेंगे जिसका जिक्र आपने पिछले बुलेटिन में किया था। आपने कहा था कि इन तमाम डेलीगेशन की तरफ से जो प्रिजन में हैं, जिन्हें मुक़य्यद कर रखा है, जिन लीडरों को, जिन सियासी लीडरों को डिटेन किया गया है, क्या उनसे भी मुलाकात करने की राहें हमवार हो सकती हैं? क्या उनकी तरफ से गुजारिश की गई है? एक तरफ से खबर ये आ रही है कि उनकी तरफ से कोई गुजारिश नहीं की उनसे मुलाकात करने के लिए। दूसरे सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि उनकी तरफ से गुजारिश की गई। अगर गुजारिश की गई है तो क्या लगता है कि इस हवाले से उन्हें इजाज़त मिल जाएगी? देखिए, इस मामले में फ़ाइनल डिसीजन है जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को ही लेना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक हमारे ज़राए के हवाले से मानना है, ज़राए का कहना है कि शायद इनको जो इनकी मांग है कि फॉर्मर 3 CM से इनको मिलने दिया जाए, शायद उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जितनी भी पॉलिटिकल डेलीगेशंस यहाँ पे आए, चाहे वो नेशनल लेवल के ही डेलीगेशंस हो, उनको इन लीडरान से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई है। ताहम ऐसा अभी तक जो लग रहा है कि उनको डेलीगेशन को तीन फॉर्मर CM से मिलने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन अभी इसमें पूरी तरह से ये कहा नहीं जा सकता है कि आगे क्या होगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में ही। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस जो ये डेलीगेशन है, इसके हवाले से जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनको गुप्त ही रखा जाता है और पब्लिक के सामने डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता है। तो इस वजह से फाइनल डिसीजन क्या होगा वो उसी टाइम पता चलेगा कि क्या उनको जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनसे मिलने की इजाज़त दी जाएगी, या जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिनको छोड़ दिया गया है पिछले चंद महीनों में, क्या उनसे वो मिल सकते हैं, क्या उनसे उनकी मुलाकात होगी। ये सब मामले आने वाले वक्त में ही, शाम तक ही इनफैक्ट सारे मामले जो है क्लियर हो जाएंगे। डेलीगेशन सिफारतकारों का दिल्ली से रवाना हो चुका है और अब से कुछ ही देर में श्रीनगर एयरपोर्ट पर ये डेलीगेशन पहुंचेगा, जिसके बाद मुख्तलिफ शोबे से जुड़ी शख्सियात से मुलाकात करेगा, समाजी तंजीमों से मुलाकात करेगा। वहीं आज ही देर शाम तक ये डेलीगेशन जम्मू रवाना हो जाएगा। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए परवेज भट्ट। तो गैर मुल्की सिफारतकारों के जम्मू कश्मीर के दौरे पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि रियासत की तरक्की की राह पर मरकजी हुकूमत गामजन है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ये बात है कि जम्मू एंड कश्मीर प्रगति की धारा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी तक जिस तरह से प्रगति की धारा को वहाँ पे करप्शन के कीड़े ने पूरी तरह से उसको रौंद रखा था, पूरी तरह से उसको नुकसान पहुंचा रखा था, उससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को निजात मिली है, राहत मिली है। और एक साफ़ सुथरा माहौल, एक करप्शन फ्री माहौल जम्मू कश्मीर लेह करगिल में साफ दिखाई पड़ रहा है। जो सियासतदान दशकों से जम्मू कश्मीर के लोगों के सरोकार को, जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों को अपने निजी स्वार्थों और निजी हितों की बलि चढ़ा रहे थे, वो पूरी तरह से अलग थलग पड़े हैं। दिल्ली में बीजेपी सरगर्म है। बीजेपी अपने कारकुनान के साथ एहतजाज कर रही है। कई मामले हैं जिसके तहत बीजेपी एहतजाज कर रही है, जिसमें से एक CA भी है, यानी शहरियत तरमीमी कानून भी है, जिसको लेकर बीजेपी बाइक रैली का इनेकाद कर रही है। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं जिसको लेकर आज बीजेपी सड़कों पर उतरी है और बाइक रैली का इनेकाद कर रही है। पूरे मुल्क भर में हमने देखा कि शहरियत तरमीमी कानून को लेकर मुखालिफत का सिलसिला जारी है। आज मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एक रैली का आगाज हो रहा है, जिसे कुछ देर पहले ही NCP सरबराह शरद पवार ने हरी झंडी दिखाई है। दूसरी जानिब
दारुल हुकूमत दिल्ली की अगर हम बात करें, क्योंकि दारुल हुकूमत दिल्ली में 31 जनवरी को आज शुरू हुई यात्रा जो कि मुंबई से शुरू हुई वो इख्तिताम पजीर होगी। वहीं दिल्ली में आज बीजेपी की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद किया गया है, बाइक रैली मुनक्किद की गई है। सीए शहरियत तरमीमी कानून के अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर बीजेपी आज बाइक रैली का इनेकाद कर रही है। रचना हमारे साथ हमारी नुमाइंदा जुड़ रही हैं दिल्ली से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बाइक रैली में। रचना खुद मौजूद हैं। रचना, आपको आवाज हमारी मिल पा रही होगी तो बताइएगा कि इस सीए के अलावा कौन से ऐसे और मुद्दे हैं जिसके लिए आज बीजेपी बाइक रैली मुनक्किद कर रही है? सना, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगी कि 2020 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तारीख तय हो चुकी है, 8 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने हैं और आज बीजेपी बाइक रैली से इसी चुनावी प्रचार का आगाज कर रही है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर बाइक रैली पर हैं और ये बाइक रैली पंथ मार्ग से शुरू होकर गोल मार्केट पहुँचेगी, गोल मार्केट के बाद ITO पहुँचेगी, ITO के बाद ISBT और तमाम दिल्ली भर में ये बाइक रैली घूमेगी। चुनाव प्रचार यहाँ शुरू हो रहा है। इसके साथ तमाम जो और मुद्दे हैं, अगर हम CAA के समर्थन की बात करें, जिस तरीके से JNU में ABP के छात्रों को पीटा गया, उसके समर्थन में भी यहाँ पर उन ABP के छात्रों के समर्थन में भी ये बाइक रैली निकाली जा रही है। कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि आज से बाइक रैली के जरिए चुनाव प्रचार शुरू हो रहा है, क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में शांति बनी रहे और ये जो बेवजह लोग वो करते हैं वो ना करें। जैसा अच्छा चल रहा है वो चलता रहे, बस हमें तो और कुछ नहीं। शांति बनी रहे और जिस तरीके से दिल्ली पहले चल रही थी वैसे ही चले। कुछ और भी लोग हैं, आप बताइए, चुनाव प्रचार यहाँ से शुरू हो रहा है, क्या चुनाव प्रचार यहाँ से शुरू हम कर रहे हैं और हम पूरी दिल्ली में चाहते हैं कि बीजेपी की ही सरकार बने, क्योंकि यही सरकार एक ऐसी सरकार है जो कि शांति ला सकती है। बाकी हम इसके समर्थन में हैं और ज्यादा से ज्यादा हम यही कहना चाहते हैं। लोग समर्थन में हैं और उनका कहना है कि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जिस तरीके से केंद्र में बीजेपी है उसी तरीके से आने वाले चुनाव में दिल्ली में बीजेपी अपनी सरकार बनाए। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी पहुंचेंगे, सांसद मीनाक्षी लेखी यहाँ पर पहुंच चुकी है। आपको दिखाना चाहूंगी कि इधर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ऑफिस है, तमाम लोगों ने पहुंचना शुरू कर दिया है। अगर पीछे आप तस्वीरों में देखेंगे तो बाइक रैली के लिए जो कार्यकर्ता है वो जुटने लगे हैं, क्योंकि बीजेपी का जो उत्साह है वो यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। चुनाव प्रचार की शुरुआत आज बाइक रैली से हो रही है। 8 फरवरी को चुनाव होना है और जिस तरीके से बज रहा है, बीजेपी की तरफ से चुनावी मुहिम का आगाज किया जा रहा है और बाइक रैली का इनेकाद किया गया है। लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि इस बाइक रैली के जरिए CAA को लेकर भी बीजेपी बाइक रैली कर रही है। क्या ये भी मुद्दा इस चुनाव रैली में देखने को मिलेगा? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा रचना कि ये बाइक रैली जो कि बीजेपी हेडक्वार्टर से शुरू हो रही है, दिल्ली के किन किन इलाकों से गुजरती हुई आगे बढ़ेगी? बिल्कुल सना, जिस तरीके से बाइक रैली की जो प्लानिंग हुई थी, पहले यही था कि जो मुद्दे हैं CAA और NRC उसके समर्थन में ये बाइक रैली निकाली जाएगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इस बाइक रैली के साथ विजय संकल्प यात्रा को जोड़ दिया गया, यानी कि चुनावी प्रचार को यहाँ जोड़ दिया गया। आपको बता दें कि पंथ मार्ग से ये शुरू होते हुए गोल मार्केट पहुंचेगी, गोल मार्केट के बाद ये ITO पहुंचेगी, ITO के बाद ISBT पहुंचेगी, इसके बाद कई सारी जगहों पर होते हुए वापस ये बाइक रैली जो वाइंड अप होगी यानी कि समाप्त होगी वो पंथ मार्ग पर ही समाप्त होगी। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर चुनावी प्रचार में शामिल होने के लिए आए और अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर सामने जिस तरीके की जो स्लिप्स हैं वो भी दी जा रही हैं। ये क्या स्लिप आप दे रहे हैं? ये स्लिप हम ये दे रहे हैं कि अपने सुझाव इसमें लिखें, जो कि हमें जो भी हम क्या सुविधाएं हमें चाहते हैं दिल्ली के अंदर और फैसिलिटीज हमारे को और ज्यादा से ज्यादा मिले। तो यहाँ पर ये स्लिप्स भी बांटी जा रही है और जिस तरीके से लिखा है मेरी दिल्ली मेरा सुझाव, जहां जहां जाएंगे लोगों को देंगे और दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे कि दिल्ली के लोग किस तरीके की दिल्ली चाहते हैं, उनके क्या सुझाव है। तो ये भी एक बड़ी चीज होगी यहाँ पर और अब इंतजार है लोगों को कि ये बाइक रैली शुरू हो। अगर आप देखेंगे पोस्टर्स भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिल में भाजपा और दिल्ली में भाजपा, यानी कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं इस चुनावी प्रचार में बिगुल बजाने के लिए जो पहुंचे हैं यहाँ पर, उन सभी की यही कवायद है कि यहाँ पर दिल्ली में जो केंद्र के साथ साथ बीजेपी की सरकार दिल्ली में आए। क्योंकि अभी फिलहाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल सरकार है। अरविंद केजरीवाल सरकार को लेकर क्या लोगों की राय है वो भी हम जान लेते हैं। ये बताइए, अभी अरविंद केजरीवाल सरकार है, क्या देखते हैं सरकार में? ये निकम्मी सरकार है जिसने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज दिल्ली की जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही है।
तो ये बीजेपी आज जो का ये कहना संकल्प है और बीजेपी इस रैली के जरिए सीए की हिमायत में उतर रही थी, लेकिन इस रैली को विजय संकल्प दिवस से जोड़ दिया गया, यानी चुनावी मुहिम का बाजाबता बीजेपी आज आगाज कर रही है। कई रास्तों से होते हुए बीजेपी आज रैली मुनक्किद कर रही। बेहद शुक्रिया रचना हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। उधर दिल्ली के मंडी हाउस में जेएनयू तलबा का एहतजाज है। तलबा ने जेएनयू वाइस चांसलर जगदीश कुमार को वीसी के ओहदे से हटाने की मांग की है। इस एहतजाज के मद्देनजर जेएनयू के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस अमला एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस अमले को तैनात कर दिया गया है। जेएनयू के वाइस चांसलर ने कहा कि वो कैंपस में माहौल को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और एमएचआरडी मिनिस्ट्री से बराबर राब्ते में हैं। Administration as well as the MHRD, we are working together. We are together monitoring the situation in the university, and all of us, we want normal academic activities to be resumed in the university for the simple reason that there are thousands of students in this university whose education is hampered just because some students are behaving in a violent manner and they are trying to disrupt the functioning of the university. We also have to remember that we have several international students coming from nearly 35 countries, and if the academic activities are disrupted like that, it can have huge implications on their future academic plans. So that is why we sat with the student leaders also, and we discussed with the agitators in several meetings at the warden's level, at the dean's level, at the rector's level, and even I myself was present in a meeting with the student leaders, explaining the rationale behind the increase in the hostel charges, and then the importance of resuming our academic activities. So we hope that better sense prevails upon them, and then they will come back to the कर्नाटक अखिलेठी कमीशन के साबिक चेयरमैन जीए बावा ने मंगलुरु में हुई पुलिस फायरिंग की मजम्मत की है। जीए बावा ने कहा कि उन्होंने मंगलुरु का दौरा किया और वहां के हालात का जायजा लिया। जीए बावा पुलिस अफसर भी रह चुके हैं। वाज़ेह है कि पिछले माह मंगलुरु में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस फायरिंग हुई थी। इस फायरिंग में जलील और नौशीन नामी 2 नौजवानों की मौत हुई थी। जीए बावा ने पुलिस की कार्रवाई पर भी कई सवाल उठाए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत।